आज है 6 मई। हम देखेंगे इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को एवं जितने भी इससे स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसे भी। तो इसी के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है कि 3 भारतीय पत्रकारों को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब चलिए यहाँ पे सबसे पहली बात ये होती है कि जो पुलित्जर पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है। कई बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं कि जो पुलित्जर पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में दिया जाते हैं, तो आप याद रखिएगा यह पत्रकारिता में, इसके अलावा अन्य में भी दिया जाता है, उसे भी हम अभी देखेंगे। तो प्रश्न क्या कर रहा था अभी हमारा कि 3 भारतीय पत्रकारों को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये तीनों किस प्रेस से जुड़े हुए थे? तो देखिए ये तीनों किस प्रेस से जुड़े हुए थे, तो ये एसोसिएटेड प्रेस से जुड़े हुए थे। देखिए यही है ये तीनों। चलिए इनके बारे में थोड़ा हम डिटेल जानते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के 3 पत्रकारों को अगस्त 2019 में धारा 370 के अधिकतर प्रावधानों हटाए जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंद के दौरान सराहनीय काम के लिए 2020 पुलित्जर पुरस्कार में इन्हें किस क्षेत्र में मिला है? तो फीचर फोटोग्राफी की श्रेणी में इन्हें दिया गया है। जैसा कि आप देखे होंगे तो जब 370 लगा हुआ था तो इन लोग अपना कार्य कर रहे थे। किन किन लोगों को क्या पीड़ा था उस क्षेत्र में, कहीं सरकार के द्वारा या सेना के द्वारा उन्हें ज़बरदस्ती तो नहीं की जा रही थी, तो इसी के लिए ये कार्यरत थे। तो इसी के लिए इन्हें क्या इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनके नाम भी आप याद रख सकते हैं। क्या है? तो मुख्तार खान, यासीन डार और चन्नी आनंद। ऑप्शन में ऐसे पूछा जा सकता है कि इनमें से किन्हें किन्हें पुरस्कार मिला है। ऑप्शन ए में है मुख्तार खान, बी में है यासीन डार और सी में चन्नी डार और डी में उपयुक्त सभी। तो किन्हें मिला है? उपयुक्त सभी को। आप ऐसे समझ सकते हैं। अगर हम पुलित्जर जो पुरस्कार है इसके थोड़ा इतिहास को देखें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी यह 1917 में हुई थी। ये तिथि आपको याद रखना है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है। तो इसे कौन प्रदान करता है? अमेरिका प्रदान करता है। और किस क्षेत्र में? जैसा कि अभी आपको बताया गया, समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य यानी लिटरेचर, म्यूजिक संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को यह दिया जाता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा कहा गया है कि इसकी स्थापना हंगरी मूल के अमेरिकी प्रशासक जोसेफ पुलित्जर ने की थी। अमेरिकी थे लेकिन हंगरी मूल के थे, तो उन्हीं के द्वारा किया गया था। तथा संप्रति इसका काम कोलंबिया विश्वविद्यालय, अभी इसका जो फिलहाल काम है कौन देखता है? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय। तो ये सारे आपको यहाँ से रिलेट करके याद रखनी है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम जो जीके के और इम्पोर्टेंट पार्ट को देखेंगे। यहाँ पे कहा गया है कि किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरी निवासियों को कम से कम 120 दिनों के लिए रोजगार प्रदान किया जाएगा। तो ऐसा अभी कहा जा रहा है कि जितने भी हिमाचल प्रदेश ऐसा करने वाला है कि 120 दिनों का क्या करेगा, तो उन्हें जितने भी शहरी निवासियों में जो श्रमिक हैं उन्हें 120 दिनों का काम मिलेगा। अब देखिए ये है हमारा हिमाचल प्रदेश। मैप में हम इसको देख लेते हैं। इसकी सीमा आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कहाँ कहाँ से लग रही है। इधर देखिए जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, उसके ठीक बाद आते हैं तो लद्दाख से लग रही है। फिर इधर आ जाइए तो इधर आपका कौन सा? ये हो गया तिब्बत, यानी हम इसे चाइना भी कह सकते हैं। इसके फिर नीचे आइए तो उत्तराखंड, और बगल में ये देखिए ये क्या है आपका? तो ये यूपी है। तो यहाँ से थोड़ा याद करके रखिएगा कि यूपी से भी इसकी सीमा लग रही है। जैसा कि स्पष्ट प्रतीत नहीं हो रहा है लेकिन यूपी से इसकी सीमा लग रही है। कई बार ये मेरे द्वारा कोट किया जाता है जब भी इसका बॉर्डर के बारे में बताया जाता है। तो ये आपको याद रखना, यूपी से इसकी सीमा लग रही है। बगल में आप देख सकते हैं हरियाणा और पंजाब से इसकी सीमा लग रही है। हिमाचल प्रदेश के जो राजधानी है, इसकी राजधानी शिमला है। यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो कि बीजेपी से हैं, और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय। अब आपको याद रखना है कि इसका गठन कब हुआ था। शुरुआत में इसका गठन एज ए यूनियन टेरेटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे हुआ था। वह 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को। लेकिन अब यह क्या है? तो एक पूर्ण राज्य है। तो इसे पूर्ण राज्य का दर्जा आपको याद रखना है कि कब मिला है पूर्ण राज्य का दर्जा। तो इसे आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 1971 में मिला है। यानी कि हम कह सकते हैं 25 जनवरी 1971। आपको ये तिथि याद रखना है। जैसा कि अभी देख रहे होंगे कि स्टैटिक जीके के पार्ट में हम डेली संबंधित राज्य के जो नेशनल पार्क
या सेंचुरी यानी कि अभ्यारण्य है उसे देख रहे हैं, तो इसी के अंतर्गत देखिए यहाँ के जो प्रमुख अभ्यारण्य जो नेशनल पार्क है उसे हम देख लेते हैं, क्योंकि नेशनल पार्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सा है याद रखिएगा। पहले देखिए यहाँ पे GIKPS से कोट किया गया है सभी को, तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन है, यानी कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपका कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश। कंफ्यूज नहीं होना है, ग्रेट हिमालयन के उत्तराखंड में है, कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट में सेकंड नंबर में आप देख सकते हैं तो इंदर किला, इंदर किला नेशनल पार्क भी आपका यहीं हो गया। खीर गंगा, पीन वैली कई बार पूछा गया है, खीर गंगा भी बहुत बार, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और ये क्या है, सिंबल बारा, तो ये भी पांचों आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार पुनः हम इसको रिपीट करते हैं जल्दी से। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पीन वैली नेशनल पार्क और सिंबल वारा नेशनल पार्क, तो ये सारे आपको यहाँ से रिलेट करके याद रखना है। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि हाल ही में लोकपाल सदस्य और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश का निधन कोविड-19 से हो गया है। चूँकि काफ़ी अभी देख रहे हैं जो भारत में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हम कह सकते हैं जो बड़े ओहदे पे थे, उनकी ऐसा मामला पहला मामला देखा गया है जो कोविड-19 से जिनकी मौत हुई है। तो इनका नाम याद रखना, ये कौन है, अजय कुमार त्रिपाठी। इनके बारे में विशेष जाने तो इन्हें पिछले साल भ्रष्टाचार विरोधी जो लोकपाल लाया गया था उसी के सदस्य के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था, तो यह लोकपाल के सदस्य रह चुके थे। इसके अलावा ये बिहार के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य कर चुके थे एवं वहाँ पे अतिरिक्त महाधिवक्ता का भी कार्य कर चुके थे बिहार में। तो इतनी सारी बातें आपको यहाँ से इनके याद रखना। इनका नाम क्या था, अजय कुमार त्रिपाठी। अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को 25वें नेक्केई एशिया पुरस्कार। अब तो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि नेक्केई एशिया पुरस्कार देता कौन है। 2020 के लिए चुना गया है। नेक्केई एशिया पुरस्कार किस देश के स्थित मीडिया कॉरपोरेशन द्वारा दिया जाता है, तो वही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यह जापान के द्वारा दिया जाता है। अब चलिए हम जापान के थोड़ा जो भौगोलिक स्थिति है इसको डिटेल में जान लेते हैं। ये देख सकते हैं ऊपर में है चाइना, उसके ठीक नीचे आते हैं तो नॉर्थ कोरिया, और उसके ठीक आइए नीचे तो साउथ कोरिया। यहाँ पे देख सकते हैं येलो सी है, उसके बगल में आप आइए तो यहाँ पे सी ऑफ जापान हो गया, यानी कि जापान सागर, और यहाँ पे अन्य देश को देख सकते हैं। अब हमको जापान से याद क्या रखना है, जापान के जो प्रमुख द्वीपें हैं कई बार बताया गया, आज पुनः बताया जा रहा है। इसके सबसे जो उत्तरी द्वीप है वे होक्काइडो, उसके ठीक नीचे आते हैं तो क्या है, होन्शु देख सकते हैं। फिर उसके नीचे आइए आप तो वो शिकोकू, और लास्ट में क्योसू। तो इसे आप याद रखिए, पहले एच होक्काइडो, फिर नीचे में आते हैं तो होन्शु एच, फिर उसके नीचे आते हैं तो क्या हो गया आपका शिकोकू, और अंत में क्या हो गया, क्योसू। तो फिर लगातार बोलिए, होक्काइडो, होन्शु और शिकोकू और क्योसू, ये चारों इसके द्वीप हैं। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि जापान की जो राजधानी है वे कौन सी द्वीप पे स्थित है। तो आप मैप में देखिए कि जापान की राजधानी टोक्यो आपको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मैप में। तो मैप में आप इसे देखने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे आपको टोक्यो कहाँ पे दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे सामने में ही है टोक्यो, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कौन सा द्वीप पे है, तो आप देखिए होन्शु द्वीप पर। तो हम कह सकते हैं जो होन्शु द्वीप है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। यह कई बार प्रश्न इससे बने हैं कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो होन्शु है, और उसी पे जापान की राजधानी स्थित है। तो इतनी सारी बात आपको जापान से याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़े तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया, इसमें थोड़ा और डिटेल किया गया है। कहा गया कि निक्केई एशिया पुरस्कार से उन व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने एशिया में सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इससे आप सिंपली समझिए। अगर आप एक पेड़ का यूज़ कर रहे हैं उसको जलावन के लिए या अन्य किसी चीज़ के लिए, तो बदले में अगर आप एक पहले पेड़ लगा चुके हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए काम आवे, यानी कि आप एक पेड़ यूज किए लेकिन एक पेड़ लगा दिए। इसी तरह हम अन्य तरीके, अगर आप पानी का यूज़ कर रहे हैं तो उसको ऐसा तरीका बनाए हैं कि जो ग्राउंड वाटर है उससे भी बना रहे पानी, तो वैसा कुछ स्थिति है। तो ये सारे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत रखते हैं, सतत विकास के अंतर्गत, तो आप इसे समझ सकते हैं। तो उसी के अंतर्गत बोला गया। नेक्स्ट कहा गया कि यह पुरस्कार 3 श्रेणियों अर्थात क्षेत्रीय विकास, विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, नवाचार यानी कि इनोवेशन, और संस्कृति के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अंत में ये पढ़िए कि इस वर्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार IIT के जो मद्रास के प्रोफेसर
थल्लीपिल प्रदीप को प्रदान किया गया। अभी जैसा बताया गया, उन्हें यह सम्मान नैनो सक्षम पानी फिल्टर विकसित करने के लिए दिया जा रहा है। यह जो कहा जा रहा है कि यह भारत में प्रति लीटर 2 पैसे की लागत से स्वच्छ पानी दे सकता है। तो देख सकते हैं अभी भी आप प्रति लीटर लीजिए पानी तो कम से कम 10 रुपया तो लग ही जाते हैं, यहाँ पे मात्र 2 पैसे की बात की जा रही है। तो देख सकते हैं काफ़ी बड़ा इनका कार्य है। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने गुट निरपेक्ष आंदोलन जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो नैम यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट संपर्क समूह का ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? पिछला बार पूछा गया था कि जो बीपीएससी का जो पीटी एग्ज़ाम हुआ था उसमें कि नैम का इस बार जो नैम का क्या कहते हैं तो उसका शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसे याद रखिएगा, नैम काफ़ी बड़ी संगठन है। तो यह क्या है नैम? तो नैम के बारे में जाने कि जब देश आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों की सत्ता से या अन्य किसी देश का उपनिवेश था, जब कई देश आज़ाद हुए तो वे एक क्या कह सकते हैं कि नवजात यानी कि छोटे देश के तौर पे थे। तो वहाँ उनके लिए सबसे बड़ी अब समस्या ये हो रही थी कि जैसे आप देख सकते थे उस समय जो कोल्ड वार चल रहा था रसिया के बीच में, और एक तरफ था रसिया, एक तरफ यूएसए। तो इन दोनों के बीच में इन दोनों चाह रहे थे कि जो छोटे देश नए नए स्वतंत्र हो रहे हैं मेरे तरफ आ जाएं। ये चाह रहा था मेरे तरफ, ये चाह रहा था मेरे तरफ, इसीलिए नैम को लाया गया था। नैम में कहा गया था कि हम किसी का ना तो विरोध करेंगे ना सहयोग करेंगे, हम लोग खुद पनपेंगे और अपने विकास के लिए आगे धीरे धीरे हम ऐसा प्रयास करेंगे। इसीलिए नैम लाया गया कि जितने भी देश नए नए आज़ाद हुए हैं उनका एक संगठन होना चाहिए, और वो अगर किसी देश का सपोर्ट या विरोध नहीं करे फिर भी उनको कोई बड़ा देश दबाए नहीं। तो इसी के लिए नैम लाया गया था। तो नैम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको नैम को ये जानना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, चूँकि जवाहरलाल नेहरू भी इसके स्थापना में सदस्य रह चुके थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस आंदोलन को भारत के पूर्व जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति उस समय थे, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति, इंडोनेशिया, घाना, ये सब सारे देशों के राष्ट्रपति ने उस समय इसके द्वारा सदस्य के रूप में इसका गठन किया था। आप ये वर्तमान में देखिए जो नैम है, यहाँ पे 2 कलर आपको दिखाया गया है, एक गहरे कलर में ब्लू है, एक देखिए ये थोड़ा लाइट कलर है। तो जो लाइट वाला है ये ऑब्जर्वर कंट्री है नैम के, यानी कि अभी बाहरी रूप से ये नैम के सदस्य हैं, बाद में ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र बन सकते हैं। लेकिन आपको जितने ये डार्क वाला पॉट दिखाया जा रहा है ये सभी अभी क्या है तो भारत जो नैम है उसके सदस्य हैं। देख सकते हैं भारत भी नैम का सदस्य है। इसके अलावा पूरा आप देखिए यहाँ पे पूरा अरेबियन कंट्री जितनी भी है वो भी नैम का सदस्य है। इसके अलावा ये देख लीजिए पूरा साउथ ईस्ट वाला पार्ट वो भी सारे नैम का सदस्य, और पूरा अफ्रीका देख लीजिए आप, क्योंकि अफ्रीका पे भी कॉलोनियल सत्ता अंग्रेज़ों का यहाँ पे क्या रहा है, राज रहा है, अमेरिका का भी, तो ये पूरे नैम का सदस्य हैं। इसके अलावा हम दक्षिणी अमेरिका में आते हैं तो यहाँ पे देखिए किनारे वाला देश है, यहाँ पे पेरू हो गया, आपका चिली हो गया, अर्जेंटीना तो अभी ऑब्जर्वर के तौर पर है, ब्राज़ील भी ऑब्जर्वर के तौर पे है। तो यहाँ पे देख सारे को आप समझ सकते हैं मैप के माध्यम से। तो नैम का सारा आपको डिटेल पता हो गया। तो आप इसका याद रखिएगा कब, तो 1961 में। तो यहाँ प्रश्न क्या पूछा गया था कि इस बार का जो नैम का हुआ है उसका क्या तो थीम क्या था। तो थीम आपको याद रखना है, चूँकि यह किसी देश में नहीं हुआ, या ऑनलाइन क्या हुआ तो माध्यम से हुआ, चूँकि अभी कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है। तो इसका थीम याद रखना आपको, यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। इसके बारे में कहा गया कि इसे कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। इसकी मेज़बानी जो अभी नैम के वर्तमान अध्यक्ष हैं इल्हाम एलियेव ने किया। ये अजरबैजान के हैं। तो अजरबैजान तो आप जान रहे होंगे कहाँ पे है, यहाँ पे है अजरबैजान, जिसे आप देखिए एक बार दिखा देता हूँ, यहीं पे है आपका अजरबैजान। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया, यहाँ भी हम मैप के माध्यम से इसे समझेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहा गया है कि किस देश के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होशम पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो यह मिस्र यानी कि इजिप्ट के थे, मिस्र को ही इजिप्ट कहा जाता है। तो चलिए हम इसके थोड़ा लोकेशन को थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं, ज्योग्राफी के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये रहा इजिप्ट, इसको लोकेशन के देखिए, यहाँ पर आपका हो गया भारत, अरब सियाह यहाँ पे हो गया, ये आपका अरेबियन पेनिनसुला यानी कि अरेबियन प्रायद्वीप हो गया, और इसके यहाँ पे हो गया आपका इजिप्ट। इजिप्ट के देख लीजिए तो आप पश्चिम में कौन सा देश है, तो इसके लीबिया है। इसके दक्षिण में देखिए सूडान है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके
और पूरब में देखिए, पूरब में यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड सी, यानी कि जो लाल सागर है, और रेड सी के यहाँ पे देखिए दो तरह के यहाँ पे देखिए खाड़ी दिखाई गई है। तो एक खाड़ी आपको याद रखना है, यूपीएससी की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ये है आपको स्वेज नहर, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे होंगे ये है अकावा की खाड़ी, ये वाला। तो ये स्वेज खाड़ी और ये अकावा की खाड़ी, और यहाँ पे है स्वेज नहर। इस ये देख सकते हैं, एक मिनट फिर से, ये है आपका क्या, तो ये अकावा की खाड़ी है। यहाँ पे स्वेज नहर एक प्राकृतिक कृत्रिम नहर खोदा गया है ताकि यूरोप की दूरी अन्य देशों से, जितने भी पूर्वी देश हैं उसकी दूरी कम की जा सके। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो ये देखिए अकावा की आप लोकेशन आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए इजराइल की सीमा कहाँ से लग रही है, ऊपर में देखिए यहाँ पे फिलिस्तीन यानी कि इजराइल है, या ये वाला कंट्री क्या है, तो ये इजराइल है, तो इससे भी इसकी सीमा लग रही है। साथ ही यहाँ पे बताया गया कि सूडान से और लीबिया से और रेड सी से आप इसको देख रहे हैं, तो इसके सारे आपको याद रखिएगा। इसके अलावा इजिप्ट की राजधानी आपको पता होना चाहिए क्या है, तो इजिप्ट की राजधानी कैरो, इसे हम क्या कहते हैं, काहिरा भी कहते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, इसकी राजधानी भी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि फीना की 2021 विश्व चैंपियनशिप को स्थगित कर दिया गया है। ये अब कब आयोजित किया जाएगा, तो ये अब 2022 में आयोजित किया जाएगा। चूँकि टोक्यो में इस बार ओलंपिक होने वाला था, तो अगर ये दोनों में क्लैशेस हो जाता, अगर दोनों एक बार 2021 में होते, तो इसी के चलते इसे 2022 में इसकी तिथि बढ़ा दी गई है 2022 तक। फीना के बारे में आप जान सकते हैं कि क्या है इसका फुल फॉर्म। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन, तो ये आपको याद रखना है। ये देखिए इसमें किस किस तरह की प्रतिस्पर्धा होती है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे स्विमिंग है, डाइविंग है, इसके अलावा अन्य यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर पोलो। तो इतनी तरह की प्रतियोगिताएं होती है। फीना का गठन कब हुआ था, तो 1908 में हुआ था, और इसकी जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ, लुसाने, स्विट्जरलैंड। तो याद रखना है कि लुसाने कहाँ का शहर है, तो स्विट्जरलैंड का एक शहर है, वहीं फीना का हेड क्वार्टर है। अगला प्रश्न में कहा गया कि मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जितने भी गृहिणियां हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, तो यह 5 मई को मनाया गया। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। और यह क्यों मनाया जाता है, तो मिडवाइफ की काम को मान्यता देने के लिए, जितने भी गृहिणी हैं जो घर में काम करते हैं, वे नवजात शिशुओं को, माताओं को, जितने भी बुजुर्ग हैं उनको ध्यान रखते हैं घर में, तो उन्हीं के लिए यह मनाया गया है। इसका आपको थीम याद रखना है। थीम क्या है, तो सेलिब्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट, मोबिलाइज यूनिट, आवर टाइम इज़ नाउ। तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड हैंड हाइजेनिक, हाइजीन मीन्स क्या होता है, स्वच्छता यानी साफ रखना। तो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया, तो यह भी 5 मई को मनाया गया। इसका थीम आप देख सकते हैं, इसका थीम क्या है, सेव लाइफ्स, क्लीन योर हैंड्स। अब चलिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे सिर्फ ऐसे ही नहीं देखिए, इसके अलावा आप ये बताइए कि इसको जो क्या बताएगा, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस है, इसे WHO के द्वारा WHO के द्वारा क्या तो मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि WHO का गठन कब हुआ और इनके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, क्योंकि WHO काफ़ी ज़्यादा अभी खबरों में है, ऐसे भी कई बार मेरे द्वारा बताया गया है। तो आप इसे बताने का प्रयास करिएगा कमेंट में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कहा गया कि विश्व अस्थमा दिवस, तो देखिए 3 तिथियाँ आ गई 5 मई को। तो विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया, 5 मई को। हालांकि यह हर साल 5 मई को नहीं मनाया जाता, ये भी आपको याद रखना। यह मई माह के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, इसीलिए इस बार पहला मंगलवार कब आया, तो 5 मई। तो आपको ये तिथि नहीं याद रखना, ये याद रखना है कि इसका इस बार का थीम क्या है। तो इसका थीम क्या है, इनफ अस्थमा डेथ, आपको इसके बारे में जानना है। अस्थमा के बारे में तो आप जानते होंगे, यह फेफड़े संबंधी क्या है, एक बीमारी है। जैसा कि आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया कि अस्थमा फेफड़ों की एक पुरानी बीमारी है जिसके कारण सांस लेने में समस्या होती है। अस्थमा के लक्षणों को सांस फूलना, खांसी, घरघराहट और छाती में जकड़न आदि जैसे देखा जाता है इन सभी में। तो अस्थमा का आप याद रखिए क्या है, इनफ अस्थमा डेथ। तो थीम आपको याद रखना है, इनफ अस्थमा डेथ। अगला प्रश्न कहा गया है कि किस सोशल मीडिया द्वारा आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट शुरू किया गया है, तो यह फेसबुक के द्वारा किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके माध्यम से जितने भी सारे को आप पढ़ लीजिएगा, बॉलीवुड के जितने और कुछ क्रिकेट खिलाड़ी हैं उन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट
किया है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि हाल ही में किसके द्वारा कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च किया गया है। तो देख सकते हैं ये कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है। तो इन्हीं के द्वारा यह लॉन्च किया गया है कोविड कथा। कोविड कथा के माध्यम से कहा गया है कि जितने भी वैश्विक संकट हो रही है उसके समेकित और प्रामाणिक जानकारी दिया जाएगा इस जो बुक देख रहे हैं या कोविड कथा देख रहे हैं इसके माध्यम से। यह क्यों अभी किया गया, तो ये जान सकते हैं कि ये इस बार जो 50वां DST यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हमारी है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, उसका ये 50वां वर्ष है। तो ये भी याद रखना है कि 2020 में जो DST की स्थापना का कौन सा वर्ष पूरा किया गया, तो 50वां वर्ष। यानी कि अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुआ था, तो मई 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा देश आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करेगा, तो ऐसा रसिया। अब इसका मैप अगले दिन का भी दिखा दिया जाएगा, वीडियो नहीं तो अभी काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न कहा गया कि हाल ही में किसके द्वारा वीडियो KYC इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, तो यह किसके द्वारा, अमेयो के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, क्योंकि भले ही जो हमारा अभी यह चैनल है, जो कह सकते हैं हमारा जो परिवार है अभी छोटा है, लेकिन इसे आपको फैलाना है बड़े स्तर पर। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।